हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम कूलम्ब्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अच्छे से आना चाहिए। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से जा कर के अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करते हैं, क्या उसका मेन कंसेप्ट है, सिर्फ 10 मिनट्स का वीडियो है। आप उसको देखिए, आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा और आई होप आपको मज़ा भी आएगा। प्योर कंसेप्चुअल वीडियो है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस का भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। अगर आज आपने ऐसे क्वेश्चन को सीख लिया तो कूलम्ब्स लॉ में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये प्योर कंसेप्चुअल टॉपिक है आज का, आपके लिए बेसिक है और मज़ा भी आएगा आपको। ओके, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन चार्ज क्यू। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिख रहा है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके वर्टेक्स पे चार्ज रखा गया है स्मॉल क्यू। क्वेश्चन में इसके वर्टेक्स पे हर जगह चार्ज स्मॉल क्यू रखा गया है। ओके, और इस ट्रायंगल की जो लेंथ है, जो साइड है, वो इक्वल है, बिकॉज दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मैंने मान लिया इसकी जो साइड है ये स्मॉल ए गिवन है, स्मॉल ए गिवन है, इक्वल है। क्यू चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? तो डियर स्टूडेंट, इस ट्रायंगल का जो सेंटर है उस सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसके सेंटर पे चार्ज क्यों रखा हुआ है? ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब आपको बताना है कि इस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। इस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अब यहां पे अप्लाई करना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कैसे अप्लाई करेंगे आपको मैं सिखा रहा हूं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप देखो कितने चार्जेस हैं, तो आंसर है 4 चार्जेस हैं। उससे एक माइनस कर दो, 3 यहाँ पे फोर्स क्रिएट होंगे। अगर 4 चार्ज है तो फोर्स हो जाएगा 3। अब 3 फोर्स कौन कौन से हैं ये आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि फोर्स कहाँ पे निकालना है। तो आपको फोर्स क्यू पे निकालना है। मैंने मान लिया इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है ये ABC है और ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O है जहाँ पे चार्ज क्यू रखा गया है। तो आपको चार्ज क्यू पे नेट फोर्स निकालना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके अलावा कितने चार्जेस हैं, तो आंसर है 3। ये तीनों इस पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे और यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर तीनों फोर्स एग्जर्ट करेंगे, यहाँ पे 3 फोर्स होंगे, तीनों फोर्स का सम हम निकालते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। अब डियर स्टूडेंट, अगर आपसे पूछें कि ये वाला चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, तो बहुत सिंपल है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग ए लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ए की वजह से अगर फोर्स निकालें तो ये ऐसे होगा, इसको यहाँ से मिलाएंगे और ये हो जाएगा ऐसे, दिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा फोर्स। कैसा फोर्स? FOA। कहने का मतलब O पे जो फोर्स लग रहा है A की वजह से ये FOA हुआ। ये भी आपको बताया गया है वीडियो में कि हम जिस चार्ज पे फोर्स निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं, जिसकी वजह से निकालते हैं उसको बाद में लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड FOA। अब डियर स्टूडेंट, आप ये बताओ, जो B वाला चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में? तो ऐसे लगाएगा फोर्स, ऐसे लगाएगा, ये डायरेक्शन होगा यूं।
तो ये डायरेक्शन हो गया किसका, फोर्स का, और इसको हम लिखेंगे FOB। FOB ये डायरेक्शन हुआ। ऐसे जो तीसरा वाला चार्ज है ये भी फोर्स लगाएगा इस पे सीधे अलोंग ए लाइन ऑफ जॉइनिंग, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे और इस डायरेक्शन में हो जाएगा फोर्स FOC। और इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि ये पॉइंट है D, ये पॉइंट D मैंने एज्यूम कर लिया। अब डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O पे 3 फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं। कौन कौन सा, FOA, FOB एंड FOC। अगर आपको इन तीनों फोर्स को ऐड करना है तो हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो डियर स्टूडेंट हम इस फिगर को बाहर निकाल रहे हैं। मैंने इस फिगर को यहाँ से कॉपी करके यहाँ निकाल लिया, ऐसे यूं ऐसे मैंने कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ये वाला फोर्स है इसको हम बोलेंगे FOC, और जो ये वाला फोर्स है इसको हम कहेंगे FOA, और ये वाला जो फोर्स है इसको हम कहेंगे FOB। अब अगर पूछें कि ये पूरा एंगल कितना होगा, तो ये एंगल 90 है क्योंकि आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और ये एंगल है 30, पूरा 60 होता है उसका हाफ 30 हो गया। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 + 30 + x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब ये भी 60, ये भी 60, ये पूरा एंगल हो गया 120। दिस इज द पॉइंट O। डियर स्टूडेंट पॉइंट O पे 3 फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं, इन तीनों फोर्स का आपको नेट निकालना है और वही आंसर होगा। अब इसका नेट हम कैसे निकालते हैं, तो जब भी नेट फोर्स निकालना होता है तो हम निकालते हैं सबसे पहले मैग्नीट्यूड, याद कर लो ऐसे सवाल में, फिर निकालते हैं इसके बाद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड फिर निकालेंगे डायरेक्शन। पहले इन तीनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स मैग्नीट्यूड में कितना होगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड में फोर्स निकालना है तो हम अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ, अप्लाई कूलम्स लॉ, यू नो अप्लाई कूलम्स लॉ। हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कहीं पे 2 चार्ज का सिस्टम है, ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2 और ये डिस्टेंस R है, तो कूलम्स लॉ कहता है जो फोर्स होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। ये होता है कूलम्स लॉ से फोर्स। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी फोर्सेस हैं ये 2 चार्ज के सिस्टम की वजह से है। यहाँ पे 2 चार्ज का सिस्टम है, यहाँ पे 2 चार्ज का सिस्टम है, यहाँ पे 2 चार्ज का सिस्टम है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हर जगह जो चार्ज का सिस्टम है उसमें जो चार्जेस हैं वो इक्वल है। यहाँ पे स्मॉल q, यहाँ पे कैपिटल Q, फिर यहाँ पे स्मॉल q कैपिटल Q। कहने का मतलब हर जगह जो चार्ज का सेट बन रहा है वो इक्वल है। डियर स्टूडेंट चार्ज तो आपने देख लिया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया Q हुआ, बट आपको डिस्टेंस भी चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है, क्योंकि बिना सेपरेशन के हम फोर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कहाँ से डिस्टेंस, तो आंसर है इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। अगर आपसे पूछें कि आप बताओ AD की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे AD हो जाएगा A/2, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर है CD, ये A/2 हो गया। आपको चाहिए AO और मैंने मान लिया कि AO x है। अब बताओ डियर स्टूडेंट AO की वैल्यू क्या होगी, तो अगर आप ट्रायंगल यूज करें AOD तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ फ्रॉम ट्रायंगल AOD, इस AOD से ये एंगल 30 होगा। तो आपको x चाहिए, तो अगर हम पूछें A/2/x को क्या लिख सकते हैं, A/2/x, A/2 का मतलब बेस और x का मतलब हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है cos थीटा, ये हो जाएगा cos 30, दिस इज cos 30। और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट A/2x इक्वल टू cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 कैंसल आउट, x की वैल्यू आ जाएगा A/√3।
यक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया a/√3। कहने का मतलब यहाँ पे जो चार्ज के बीच का सेपरेशन है ये a/√3 है। हर जगह डिस्टेंस a/√3 है, ये भी a/√3 है और ये भी a/√3 है, हर जगह a/√3 है। अब तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं फोर्स। अब अगर आपसे पूछें कि FOA की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ FOA, मैग्नीट्यूड ऑफ FOB की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ FOC की वैल्यू क्या होगी, तो डियर स्टूडेंट इन सब की वैल्यू सेम आएगी। अब पूछो सेम क्यों आएगी, क्योंकि हर जगह प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इक्वल है, स्मॉल q टाइम्स ऑफ कैपिटल Q, हर जगह सेपरेशन बिटवीन चार्ज इक्वल है a/√3। इसका मतलब जो यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होगा ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। अब आप समझ गए होंगे, तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं FOA बराबर FOB इक्वल टू FOC। अगर आप एक सवाल समझ गए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो और इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कितना आएगा, तो हम लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने मान लिया ये F है। सारे फोर्स इक्वल, इसको मैं F सपोज कर रहा हूँ जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा और सिंपल हो जाए। अब हर जगह मैं F सपोज कर सकता हूँ, ये भी F हो गया और ये भी F हो गया। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, अब ये तीन इक्वल फोर्स हैं, इन तीनों इक्वल फोर्स को ऐड करना है, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, और वेक्टर को ऐड करने का आपको पता है कैसे हम निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट ऐड करने का जो फॉर्मूला है R इक्वल टू √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। और डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, अल्फा, तो ये होता है tan इनवर्स Q sin थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपको क्लास 11th में बताए गए हैं। अगर दो वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ये मैग्नीट्यूड के लिए और ये डायरेक्शन के लिए। एक चीज़ मैंने आपको और बताया था, आप याद करो, मैंने बोला था अगर कहीं पे दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर अगर इक्वल हैं तो हमेशा जो नेट होता है ये F√2 होता है, या नेट जो होगा ये हमेशा θ/2 पे होगा, ये हमेशा नेट θ/2 होगा, मीन्स अल्फा का मान θ/2 हो जाएगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है। अब सेम अगर आप यहाँ पे R निकालो तो R की वैल्यू क्या आएगी, हर जगह F कर देंगे, तो जब हर जगह F करेंगे तो क्या मिलेगा, F² प्लस F² प्लस 2F इंटू F cos 120। डियर स्टूडेंट cos 120 की वैल्यू, जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30। जो cos 90 प्लस 30 है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में cos नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो भी यहाँ पे आएगा ये माइनस में आएगा, और cos 90 प्लस थीटा ये होता है sin थीटा, तो माइनस sin 30, इसका मीन्स माइनस हाफ हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रखेंगे माइनस हाफ तो कितना मिलेगा, √F² प्लस F² प्लस 2F² मल्टीप्लाई माइनस हाफ, 2 से 2 कैंसल आउट, ये माइनस F² होगा, ये प्लस F² को खा जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, R की वैल्यू F। अगर आपने F डैश सपोज कर लिया इन दोनों का रिजल्टेंट, तो F डैश की वैल्यू F आ गई। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आपने इन दोनों को एक सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे इधर F डैश हुआ। कितने एंगल पे होगा, तो आपके सामने फॉर्मूला है, अल्फा हम कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स F√3/2 डिवाइड बाई F माइनस F/2। तो ये आ जाएगा कितना, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा F√3/2 डिवाइड बाई F/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 कैंसल आउट, F कैंसल आउट, तो आएगा tan इनवर्स √3, और इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। इसका मतलब 120 अगर है तो 60 पे हो जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। अब यहाँ पे ये हो गया एंगल 60 डिग्री, क्लियर। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तब उस केस में अगर आपसे पूछें कि F नेट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे अब यहाँ जो F नेट है वो इस तरीके से हो गया,
ऊपर एफ डैश और नीचे एफ, आपने दो में कन्वर्ट कर लिया। एफ डैश किसके बराबर आया हुआ है? एफ के बराबर आया हुआ है। अब यहाँ पे दो वेक्टर हैं, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। अब इस केस में जब एफ नेट हम निकालेंगे तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और अगर हम वेक्टर एफ नेट की बात करें तो आप कहेंगे 0 n कैप, दिस इज द नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। क्लियर? तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेंटर पे फोर्स का मान 0 है। इस ट्रायंगल के सेंटर पे जो रखा हुआ था चार्ज कैपिटल Q, वहां पे लगने वाला फोर्स 0 है। इसका मतलब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि आप बताओ कि चार्ज की वैल्यू कितना रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो ऐसे भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि नेट फोर्स हम कैसे 0 दिखाते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया वैसे आपको करने हैं। आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये स्क्वायर है और ये हेक्सागन है। इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज रखा हुआ है। आपको बताना है कि इसके सेंटर पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। वर्टेक्स पे हर जगह चार्ज क्यू रखा गया है। सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सबसे पहले आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड, फिर निकालेंगे डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट, अब अगर आपको यहाँ पे निकालना है नेट फोर्स तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। अभी मैंने आपको समझाया था। तो सबसे पहले हम इन सबको ज्वाइन करते हैं और थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन बहुत आराम से किया हुआ है, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे ध्यान दो, हर जगह चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछें कि ए वाला इस ओ पे लगाएगा फोर्स कैपिटल क्यू पे, किधर? सोच के बताओ किधर? इसको दूर भगाएगा, मतलब इसको ठेलेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा इसको हम बोलेंगे एफ ओ ए। ये हो गया फोर्स एफ ओ ए, ऊपर की तरफ। अच्छा, सी वाला भी क्यू पे फोर्स लगाएगा, किधर? तो इसको भी ठेलेगा नीचे की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे एफ ओ सी। ऐसे बी वाला फोर्स लगाएगा इस पे ऊपर की तरफ, इसको हम बोलेंगे एफ ओ बी। और ऐसे ये लगाएगा, इसको हम बोलेंगे एफ ओ डी। ये सारे फोर्स आपने निकाल लिए। अब अगला क्वेश्चन आपसे, ये सारे फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल आएंगे कि नहीं? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि हर जगह प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इक्वल है, हर जगह डिस्टेंस इक्वल है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि ओ ए की वैल्यू क्या है। तो ओ ए आपको फाइंड आउट करना है, ओ ए की वैल्यू क्या है। या आप कह सकते हैं आपको निकालना है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। इसकी वैल्यू क्या है ये आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, कैसे हम निकालेंगे? अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, जो बायो के स्टूडेंट है ध्यान दें, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है। आपको पता है कि जो हाइपोटेनियस होता है ये स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फाइनली आंसर आएगा ए रूट 2। ये ए सी की वैल्यू है। और ए सी क्या है? ए सी है 2 टाइम्स ऑफ ओ ए। इसका मतलब अगर हम ओ ए बराबर लिखना चाहें तो ए सी बाई 2 करना पड़ेगा और ये हो जाएगा ए रूट 2 बाई 2। आपको मिल जाएगा ओ ए की वैल्यू ए बाई रूट 2। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, ओ ए की वैल्यू ए बाई रूट 2। अगर हम इसको एक्स मान लेते हैं तो आप कहेंगे कि जो ए बाई रूट 2 ये एक्स के बराबर है। अब डियर स्टूडेंट, आपसे पूछें कि बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो हर जगह फोर्स इक्वल आएगा। एफ ओ ए का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा एफ ओ बी के बराबर, और ये होगा एफ ओ सी के बराबर, और ये होगा एफ ओ डी। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे के इस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए बाई रूट 2 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। इसी को हम एफ मान लेते हैं। कहने का मतलब हर जगह फोर्स इक्वल लग रहा है।
अगर हर जगह फोर्स इक्वल लग रहा है तो इस फिगर को बाहर निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा फिगर, ऐसे यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F और यहाँ पे भी F। इस पॉइंट पे 4 फोर्सेस हैं, हर जगह F है। ये एंटी पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे F नेट निकालें, ये इसको कैंसल आउट करेगा, ये इसको कैंसल आउट करेगा। या अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे cos 180 हो जाएगा और cos 180 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, नहीं -1 होता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, √f² प्लस f² प्लस 2 मल्टीप्लाई f इंटू f और cos 180, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है 180 है, तो कितना आएगा ये हो जाएगा √f² प्लस f² और -2f²। ये फाइनली 0 आ जाएगा। मतलब ये वाला 0 हो जाएगा, ऐसे ये वाला भी 0 हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा, अगर इसको मैंने f1 मान लिया तो आपको जो f नेट मिलेगा इसकी वैल्यू 0 आएगी, मैग्नीट्यूड में 0 है। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। तो वेक्टर जो f नेट होगा ये हो जाएगा 0 n। इसका मतलब इसके सेंटर पे भी नेट फोर्स 0 आएगा। इसके पहले भी 0 आया था, इस बार भी 0 आया। तो कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, एक नया हमको कंसेप्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है वो यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अगर यहाँ पे भी सेटिस्फाई होगा इसका मतलब हर जगह सेटिस्फाई होगा। अब ये भी एक रेगुलर बॉडी है, इसके वर्टेक्स पे क्यू चार्ज रखा गया है। आपको बताना है कि इसके सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा। तो आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, या कुछ लोग तुक्का भी मार सकते हैं। इसका आंसर 0 आएगा, बिल्कुल राइट, 0 आएगा इसका आंसर। लेकिन कैसे 0 आएगा, 0 क्यों आएगा भी हम लास्ट में आपको लिखवा देंगे। देखो अब सेम कंसेप्ट यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बना लो आप, डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। ये एंगल कितना, ये पूरा एंगल है 60, तो ये पूरा एंगल है 120, 120 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। और ये भी एंगल 60, तो ये अपने आप 60 हो जाएगा। तो ये हो गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हर जगह साइड ए आएगी। कहने का मतलब डिस्टेंस से जो चार्ज का सेपरेशन होगा हर जगह ए आएगा। वही सेम कंसेप्ट हर जगह आप देख रहे हो, डिस्टेंस इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इक्वल है, सारे फोर्स इक्वल होंगे। ये इसको दूर भगाएगा, इधर हो जाएगा FOD, ऐसे ही इधर हो जाएगा FOA, इधर हो जाएगा FOE और इधर हो जाएगा FOB, ऐसे इधर हो जाएगा FOC, इधर FOF। ये सारे फोर्सेस हो गए हैं और ये सारे फोर्सेस इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको एफ नेट क्या मिलेगा, फाइनली 0 मिलेगा। सब कैंसल आउट हो जाएंगे। क्यों 0 हुआ, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड में फोर्स है FOA, FOB, FOC, FOD बराबर FOE बराबर FOF, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 है। ये सब मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ये सब मैग्नीट्यूड में इक्वल है। और किसके बराबर होंगे ये, तो K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई A²। इसका मतलब एफ नेट का मान 0 हो जाएगा, सब कैंसल आउट हो जाएंगे। ये इसको कैंसिल करेगा, इस तरीके से कैंसिल होंगे, ऐसे करके यूं, ऐसे ये वाला इसको कैंसिल करेगा क्योंकि 180 एंगल पे है, ऐसे ये वाला इसको कैंसिल करेगा। और अगर एफ नेट की वैल्यू 0 है तो वेक्टर एफ नेट कितना आ जाएगा, तो आंसर है नल वेक्टर। तो एक चीज यहां पे आज क्लियर हो गया कि अगर कोई बॉडी है, कोई रेगुलर बॉडी है और उसके वर्टेक्स पे अगर चार्ज रखा गया है तो सेंटर पे हमेशा लगने वाला फोर्स 0 होता है। इस बात को आप नोट कर लो कि अगर किसी बॉडी के वर्टेक्स पे चार्ज रखा गया है उसके सेंटर पे नेट फोर्स 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और कभी कभी कंपटीशन जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही हम बिना सॉल्व किए आंसर 0 लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वर्टेक्स पे चार्ज इक्वल होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज इक्वल होना चाहिए। चार्ज इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड एंड साइन बोथ, मैग्नीट्यूड एंड साइन बोथ
दोनों में इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज फिर आंसर चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि हर जगह चार्ज क्यू है या फिर हर जगह माइनस क्यू चार्ज है, दोनों केस में सही होगा, चाहे माइनस क्यू हो चाहे प्लस क्यू हो। लेकिन अगर चार्ज चेंज हुआ, कहीं पे माइनस कहीं पे प्लस हुआ, तब फिर आंसर उसका चेंज हो जाएगा। या फिर कहीं पे क्यू कहीं पे 2q हो गया, तब भी उसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, 0 तभी आपको टिक मारना है जब हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, यूनिफॉर्मली हो और इक्वल हो। किसमें? मैग्नीट्यूड और साइन में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ऐसे अगर हम आपसे पूछें कि एक पेंटागन है, उस पेंटागन में उसके सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा। अब एक पेंटागन है, ऐसे बना लो, एक रेगुलर पेंटागन है, इसके सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा। अब यहाँ पे साइड 5 है, फिर भी यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 आएगा। ये आप ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको सॉल्व करना कैसे आएगा नेट फोर्स 0। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अगर कोई रेगुलर बॉडी है, उसके वर्टेक्स पर अगर इक्वल चार्ज है तो सेंटर पे हमेशा नेट फोर्स 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, मतलब जितने भी चार्जेज हैं उन चार्ज पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अब डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है तो 3 चार्जेस हैं, कितने फोर्स हो जाएंगे? 2। ऐसे यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, आपको हर जगह निकालना है फोर्स की वैल्यू क्या होगी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अगर यहाँ फोर्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं दूसरा वाला चार्ज कहाँ पे है। ये वाला चार्ज यहाँ पे है, तो बी वाला इसको दूर भगाएगा। कहने का मतलब यहाँ जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, और इसका नाम क्या होगा? नाम बताओ, मुझे कमेंट कर बताओ नाम इसका क्या होगा। तो आंसर है एफ ए पे लगा रहा है बी, तो एफ ए बी हो गया। ऐसे ये वाला इस पे लगाएगा फोर्स, किधर? ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाला क्या करता है? अटैक करता है। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, इधर लगेगा फोर्स, और इसको हम बोलेंगे एफ ए सी, ये एफ ए सी हो गया। ऐसे अब यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं, ये ट्रायंगल है इक्विलैटरल, तो ये एंगल हुआ 60, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? तो आप इसको कहेंगे ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये होगा। ऐसे आपको यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना। पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं नेट फोर्स कितना आएगा। अब आप ये बताओ, अगर यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं एफ ए बी और एफ ए सी, तो पहले निकालते हैं कि ये मैग्नीट्यूड में कितना है। अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा तो डायरेक्शन हमको निकालना नहीं पड़ेगा, सीधे हम θ/2 पे कर देंगे। तो एफ ए बी की वैल्यू क्या आएगी? देखो हर जगह प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस इक्वल है, फोर्स भी इक्वल होगा। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड एफ ए बी का है ये बिल्कुल किसके बराबर होगा? ये एफ सी ए के बराबर होगा। सही बोल रहा हूँ? सही, एफ सी ए के बराबर होगा। और इसको मान लेते हैं कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल क्यू है तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसको हम एफ मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एंगल कितना है? यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री। अब बताओ नेट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल है, वही फॉर्मूला। अगर मैं मान लूँ कि F1 है इसका एफ नेट, तो अंडर रूट क्या लगाएंगे? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कितना करेंगे? कास 120। अभी आपने निकाला था कास 120 की वैल्यू क्या था? -हाफ। इसका मतलब यहाँ कर देंगे -हाफ, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ मिलेगा F1 की वैल्यू F1 की वैल्यू F हो जाएगी। क्लियर? कितना बेसिक क्वेश्चन है ये। अब यही काम आपको यहाँ पे करना है, ध्यान देते हैं। अब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे कितना फोर्स लगेगा मुझे अब ये निकालना है। ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा किधर? तो आंसर इधर, ये डायरेक्शन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? नाम बताओ। तो एफ बी ए। ऐसे ये वाला इसको खींचेगा ऊपर की तरफ, इसको हम बोलेंगे एफ बी सी। अब इसका जो नेट, 1 मिनट, इसका नेट किधर आएगा? ये एफ किधर आएगा? तो आप कहोगे एफ इधर आएगा, ये आएगा एफ। इसकी डायरेक्शन मैंने बोला नहीं, एफ इधर आएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा F1। किस डायरेक्शन में होगा? अगर हम यहाँ पे वेक्टर F1 की बात करें तो एफ किधर होगा? ये डायरेक्शन इस क्या होगी? तो ये डायरेक्शन जो है यहाँ से 60 एंगल पे है।
यहाँ आप कह सकते हैं कि x एक्सिस से 60 एंगल पे है और ये भी क्या है, x एक्सिस से 60 एंगल पे है। इसका मतलब जो डायरेक्शन BC का है वही डायरेक्शन F1 का हो जाएगा। तो F1 की वैल्यू वेक्टर F और BC कैप हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। नहीं समझे? A जो डायरेक्शन F1 का है वही डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन BC का। आप ये कह सकते हो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि ये एंगल 60 है और ये एंगल भी 60 है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो इसको कहेंगे हम सेम वेक्टर, इक्वल वेक्टर हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में BC कैप आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालते हैं फोर्स। तो यहाँ पे वही सेम केस है भाई, सेम केस है, F2 इधर आएगा, FBA की वैल्यू क्या आएगी, FBC के बराबर आएगी। सेम कंसेप्ट है, सेम चीजें हैं। तो आप ये कह सकते हो, सिमिलरली आप लगा सकते हो, सिमिलरली आप क्या लगा सकते हो कि जो F2 की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, ये F आएगा। और अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये ऐसे है, मतलब ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, क्योंकि ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 है। तो इसके पैरेलल हुआ तो हम बोलेंगे ये AC कैप हो जाएगा। तो वेक्टर जो F2 होगा FAC कैप, ये इसका राइट आंसर होगा। आपने दो जगह फोर्स निकाल लिया, A पे और B पे, अब बचा हुआ है C वाला पॉइंट। तो C पे कैसे निकालेंगे, मैंने मान लिया C पे फोर्स F3 है। अब देखो इस पे फोर्स ये वाला किधर लगाएगा, नीचे की तरफ, ये ऐसे नीचे की तरफ लगा रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड FCA। ऐसे इस वाले को ये भी खींचेगा नीचे की तरफ, इसको बोलेंगे FCB। अब इसका F नेट नीचे की तरफ आएगा, ये हो जाएगा F3 नीचे की तरफ, इसके बीच में, चूंकि एंगल कितना है, ये 60 है और दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, तो θ/2 पे इसका डायरेक्शन होगा। और जब इसका निकालेंगे F3 तब उस केस में पहले निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, अंडर रूट। अब यहाँ पे FCA की वैल्यू क्या होगी, FCB कितना होगा, तो सेम वही होगा जो पहले निकाला है, मैग्नीट्यूड में इक्वल आएगा। कितना आएगा, तो हम बोलेंगे KQ²/A², ये आएगा, सेम आएगा फोर्स। तो इसको हम F माने हुए हैं पहले ही, तो ये हो जाएगा F² + F² + 2F² और बीच का एंगल है 60, तो हो जाएगा cos 60 डिग्री। डियर स्टूडेंट, अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे हाफ होती है, तो यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, F² बचेगा, तीनों जोड़ देंगे तो 3F² हो जाएगा, √3 F², इसका मतलब F√3 आ गया। ये F3 की वैल्यू F√3 आई। लेकिन आपको क्या चाहिए, वेक्टर F3 चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, F√3। अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन किसी का नहीं है, तो यहाँ हमको क्या मानना पड़ेगा, n कैप, या फिर आप क्या कर सकते हैं, RF√3 - J कैप भी आप बोल सकते हैं। अगर आप इसको मान लो x और y एक्सिस, तब उस केस में -J कैप भी आप लिख सकते हो, F√3 - J कैप। कितना अच्छा सवाल था ये, आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ एक लास्ट क्वेश्चन करके। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये डियर स्टूडेंट जेई मेंस का क्वेश्चन है, ये जेई मेंस में आ चुका है। अब आप कम से कम हम 100 क्वेश्चन कीजिए, 100 क्वेश्चन करिए, तब मज़ा आएगा। ये है क्वेश्चन, जेई मेंस में आ चुका है, ठीक। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 इक्वल चार्ज -Q प्लेस एट द 4 corners of a square and a charge Q at a center if the system is equilibrium, find Q। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के, ज़्यादा बड़ा बना दिया, छोटा बनाते हैं, एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर हुआ, और इस स्क्वायर के वर्टेक्स पे हर जगह चार्ज कितना है, -Q है, हर जगह -Q रखा हुआ है, -Q। और इसके सेंटर पे कितना है, इसके सेंटर पे दिया हुआ है स्मॉल q सेंटर पे है। मान लेता हूँ पॉइंट A है, B है, C है, ये D है। आपको बताना है इफ़ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, अगर ये सिस्टम जो यहाँ पे चार्ज का सिस्टम है, स्क्वायर जो है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तब उस केस में कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है। तो इसका मतलब
अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स का मान 0 होना चाहिए। तो मान लो कि आप निकाल लो पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट ए पे नेट फोर्स इस चार्ज पे 0 है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम इसको यहाँ से मिलाएंगे, क्योंकि हर जगह जहाँ जहाँ पे चार्ज है वहाँ से आपको सेपरेशन चाहिए। ये स्क्वायर है तो हर जगह ए दिया हुआ है, हर जगह ए है। अगर आपसे पूछे कि ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, AC कितना होगा, तो आप कहेंगे A√2 होगा। अगर पूछे AO कितना होगा, अभी आप निकाल चुके हो AO की वैल्यू कितना आया था, तो A/√2 आया था, अभी जस्ट मैंने किया था। ये पूरा डिस्टेंस A/√2, तो ये डिस्टेंस A/√2/2 मतलब A/√2 हो जाएगा। अब आपको निकालना है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो FA है इसका मान 0 होना है। ये क्वेश्चन में गिवन है FA का मान 0 है, और अगर FA का मान 0 है तब उस केस में डियर फ्रेंड आपको बताना है कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। अब हम FA की वैल्यू फाइंड, पहले देखते हैं जो यहाँ पे Q चार्ज है, इस Q चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं। तो कितने चार्ज है काउंट कर लो, 1 2 4 है, यहाँ पे 5 है चार्जेस, तो 4 हो जाएंगे फोर्सेस। सारे फोर्स को पहले हम यहाँ पे एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला 1 2 3 4, ये वाला लगाएगा फोर्स इधर, माइनस पे है, ये माइनस इसको दूर भगाएगा। कहने का मतलब यहाँ जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको बोलेंगे FAD, ए पे D लगा रहा है, ऐसे इधर लगेगा फोर्स। इसको हम बोलेंगे FAB, ये भी रिपल करेगा, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, इधर भगाएगा इसको। इसको हम बोलेंगे FAC। 3 फोर्स हो गए। अभी एक बच रहा है, क्योंकि 4 होने चाहिए फोर्स, कौन सा बच रहा है, ये स्मॉल क्यू भी इस पे फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा फोर्स, स्मॉल क्यू, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस वाले को प्लस वाले की तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इधर लगेगा फोर्स, ये डायरेक्शन में हो गया। और इसको हम बोलेंगे क्या, इसका नाम है FAO, ये लग रहा है फोर्स। अब अगर हम पहले अगर इन तीनों को अगर हम ऐड करें, उसके बाद फिर अगर हम इसको ऐड करें तो हमारा मामला सही रहेगा। इसका मतलब अगर हम FA की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबको वेक्टर के साथ ऐड करना पड़ेगा। मतलब FAC प्लस FAB प्लस FAD और प्लस FAO, ये आपको निकालना है, FAO ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूरा एंगल कितना है, तो आप कहोगे 90 एंगल है। और आपको बताया गया है कि अगर इक्वल वेक्टर है तो डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, θ/2, मतलब 45 पे आएगा इन दोनों का नेट। और ये सारे ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होंगे। मतलब अगर हम FAB की बात करें और अगर हम FAD की बात करें, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। क्यों होंगे मैग्नीट्यूड में इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस A है, चार्ज A है, कितना आएगा, इसको हम कहेंगे आएगा KQ²/A² आएगा। इसका मतलब अगर हम पूछें कि F net कितना आएगा, जब दो इक्वल वेक्टर होते हैं तो उसका F net क्या होता है, F√2। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे F net F1 निकालें, मैंने मान लिया कि F1 आया, तो इस F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही सेम कंसेप्ट। अगर हम इसको F मानेंगे तो F² प्लस F² प्लस 2F² cos 90 0 हो गया, तो आएगा F√2 अंडरवुड F² प्लस F², थर्ड वाला टर्म 0, तो F√2 आ जाएगा। F1 आ गया F√2। अब F1 F√2 इधर आ गया इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऐसे ऐसे हो गया ये, इसका मतलब इधर हो गया एक वेक्टर और इधर हो गया दो वेक्टर। कौन सा, FAC, और ये FAO है, और इधर हो गया F1। ऐसे इस तरीके से बना लिया आपने। तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और अपोजिट वाला क्या होता है, घट जाता है। इसका मतलब आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया FAC, वेक्टर FAC प्लस वेक्टर F1 प्लस वेक्टर FAO, इसमें आपने कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। FAC की वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल है। अगर हम FAC की बात करें तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट, जो FAC यहाँ पे होगा ये हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे A है तो इसको हम लिखेंगे FAC के स्थान पे KQ² डिवाइड बाई ये डिस्टेंस पूरा है A√2, तो
a√2 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका मतलब 2a² आ जाएगा, KQ डिवाइड बाई KQ स्क्वायर बाई 2a²। F1 की वैल्यू क्या आएगी, अभी जस्ट आपने निकाला, F1 का मान कितना आएगा, f√2 का मतलब √2 KQ² बाई a² प्लस √2 KQ² बाई a², और ये दोनों जुड़ जाएंगे। और इसके बाद ये एंटी पैरेलल है इसके, तो ये माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट है, ये इसके जस्ट अपोजिट है। तो इस केस में कितना आएगा, ये माइनस लगाएंगे तब ये हो जाएगा इसके स्थान पे KQ² डिवाइड बाई a/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे a/√2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a/a²/2 पलट जाएगा, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ KQ² बाई a², ये आ गया। ओके, अब इसका मान क्या होना चाहिए, ये FA, जो FA की वैल्यू है इसका मान 0 होना चाहिए। सब में कॉमन क्या है, KQ बाई a² सब में कॉमन है, डिवाइड कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे स्मॉल q रहेगा, KQ स्मॉल q होगा, स्मॉल q यहाँ पे है क्योंकि स्मॉल q। अब सब में क्या कॉमन है, KQ बाई a² सब में कॉमन है, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई KQ² बाई a², तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1/2 और प्लस यहाँ बच जाएगा √2 और या फिर कह सकते हैं Q/2 यहाँ बचेगा और यहाँ बच जाएगा √2Q। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कितना आएगा, बराबर हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको लिखेंगे Q, 2Q। तो आपको क्या निकालना है, Q का मान निकालना है, तो Q यहाँ से हम कर लेंगे, हाँ, इफ द चार्ज Q, फाइंड द Q, स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q। यहाँ स्मॉल q निकालना है, ये स्मॉल q है, इसका मतलब यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, अगर हम q को कॉमन करें तो Q/2 हाफ प्लस √2, ये आंसर आ जाएगा। या इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं Q/4 और 1 प्लस 2√2, 1/2 कॉमन करेंगे तो Q/4 1 प्लस 2√2 आएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आई होप आप समझ गए होंगे। और ऐसे क्वेश्चन करने से हमारे कंसेप्ट और क्लियर होते हैं। कूलम्ब्स लॉ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए कूलम्ब्स लॉ की, आप सीखिए कैसे हम न्यूमेरिकल को करते हैं और अपनी स्पीड को मेंटेन करिए, स्पीड और एक्यूरेसी पे आप काम करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से ही हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और न्यूमेरिकल ही एग्जाम में आता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।